ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद भगवान के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, तब सिर्फ एक ही इंसान को पास्ट में वापस जाने का मौका मिला। ये कहानी है रीइंकारनेशन की, जहां हीरो को सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हीरो इस बार ह्यूमैनिटी को सच में बचा पाएगा, या फिर हिस्ट्री खुद को एक बार फिर रिपीट करेगी? एक दिन भगवान ने एक नई दुनिया बनाई, पर यह दुनिया शांति के लिए नहीं थी। ये दुनिया बनाई गई थी सिर्फ एक चीज के लिए, एंटरटेनमेंट। इस दुनिया का नाम था अबिस। यहां मॉन्स्टर्स पैदा हुए और इंसानों को बिना किसी चॉइस के सीधा मौत के मुंह में फेंक दिया गया। यहां जीने का सिर्फ एक रूल था, लड़ना या मरना। सर्वाइवल और स्ट्रगल ही इस दुनिया का सच बन चुका था। खून बहा, लाशें गिरी और हर किल पर रिवॉर्ड मिलता रहा। और भगवान, वो ये सब देखकर मुस्कुराता रहा। अंधेरी रात में पूरी जगह बर्बाद पड़ी है। जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। तभी एक खतरनाक मॉन्स्टर उस पर अचानक हमला करता है। वो आदमी दर्द से कराह उठता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की कोशिश करता है। यहाँ कोई दया नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है। इस दुनिया में जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है। मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उस आदमी पर हमला करता है। आदमी बुरी तरह जख्मी है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। मॉन्स्टर सोचता है कि ये अब बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी आदमी को एहसास होता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन यहाँ से गुजर चुका है। ये सीन दिखाता है कि इस दुनिया में एक पल की देरी भी मौत बन सकती है। अब बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग इंसानी जाति के आखिरी सर्वाइवर्स हैं। इनके सामने एक सच रखा जाता है, अब दुनिया को सिर्फ यही लोग बचा सकते हैं। हर एक सर्वाइवर अपनी जगह बहुत पावरफुल है और सब मिलकर फाइनल डेथ स्क्वाड बनाते हैं। इनके लीडर का नाम है कैंग हान सू। ये लोग तय कर लेते हैं कि चाहे जो हो जाए, ह्यूमैनिटी को बचाना ही पड़ेगा। ये है टाइम स्पेस क्रिस्टल, एक ऐसी शक्तिशाली ऑर्ब जो पास्ट में वापस भेजने की ताकत रखती है। ह्यूमैनिटी के ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद ये क्रिस्टल सिर्फ एक ही इंसान को मौका देता है कि वो अतीत में जा सके। अब सवाल ये है, कौन जाएगा पास्ट में? सब जानते हैं, ये जिम्मेदारी सिर्फ सबसे स्ट्रांग इंसान ही उठा सकता है। और यहीं से एक नया डिसीजन लिया जाता है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। सब लोग एक दूसरे से कहते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्रिस्टल एक्टिवेट होने वाला है और सिर्फ एक ही इंसान पास्ट में जा सकता है। सबकी नज़र एक ही आदमी पर जाकर रुकती है। उसका नाम लिया जाता है कैंग हान सू। वो शांत आवाज में कहता है कि वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। और यहीं से उसकी रीइंकारनेशन की जर्नी शुरू होती है। सालों तक हर दिन कैंग हैंसू लड़ता रहा। बार बार लड़ना, बार बार गिरना और फिर उठना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वो सोचता है, क्या ऐसे मर जाना ही ठीक है? लेकिन तुरंत वो खुद को संभालता है, क्योंकि इंसानी जाति की उम्मीद अब उसके हाथों में है और उसे कहा जाता है, उम्मीद मत छोड़ना। एक औरत कांग हांसू से कहती है कि अगर वो पास्ट में जाता है तो सिर्फ कुछ साल नहीं, बहुत ज्यादा पहले जा सकता है। अगर वो और पहले गया तो जो फ्यूचर हम जानते हैं वो पूरी तरह बदल जाएगा। ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये डिसीजन कितना खतरनाक है। कांग हांसू मानता है कि हाँ, इससे प्रेजेंट चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाने का मौका है तो मैं ये रिस्क लूंगा। एक वॉरियर कहता है कि अगर कांग हांसू पास्ट में गया तो शायद वो अपनी सारी टीम को बचा सके। सब लोग समझ जाते हैं कि पास्ट में जाने का मतलब सब कुछ फिर से शुरू करना है। कांग हांसू बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है। वो टाइम स्पेस क्रिस्टल के सामने खड़ा होता है। क्रिस्टल एक्टिवेट हो चुका है और अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये पल डिसाइड करेगा पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। टाइम स्पेस क्रिस्टल पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। जमीन कांपने लगती है और आसपास सब कुछ टूटने लगता है। एक तेज रोशनी कैंग हान सू को अपनी तरफ खींच लेती है। ये सिर्फ टेलीपोर्ट नहीं, टाइम रिवर्सल है। एक आवाज चिल्लाती है, ध्यान मत भटकने देना,
और अगले ही पल कैंग हानसू अतीत की तरफ खींच लिया जाता है। एक पावरफुल मेज आगे बढ़कर कहता है, हम इसे रोक देंगे। वो अपनी पूरी मैजिक टाइम स्पेस क्रिस्टल पर छोड़ देता है। तेज आग और रोशनी पूरी जगह भर जाती है। ये लोग जानते हैं कि कैंग हानसू को सेफ भेजना ही सबसे जरूरी है। जाते वक्त वो कहते हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सब मिलकर उसके लिए रास्ता बना देते हैं ताकि वो पास्ट में पहुंच सके। एक वॉरियर आगे बढ़कर कहता है, मैं पहले जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आना। वो हवा में छलांग लगाता है और सामने आने वाले मॉन्स्टर्स पर सीधा हमला करता है। हर तरफ धमाके और रोशनी फैल जाती है ताकि कैंग हैन सू का रास्ता खुला रहे। एक आवाज़ आती है, कैंग, ये तुम्हारा मौका है। कैंग हैन सू बिना रुके क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है। वो कहता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। और अगले ही पल वो रोशनी में मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से हमला करते हैं। जमीन टूट जाती है, हर तरफ धमाके होते हैं। कैंग हानसू को जोर का झटका लगता है, उसका वेपन भी टूट जाता है। दर्द के बीच उसे याद दिलाया जाता है, ध्यान मत भटकने देना, क्योंकि अब भी उसका असली मिशन पास्ट में पहुंचना ही है। एक औरत कहती है कि वो इस जगह और इस दुनिया का बोझ खुद संभाल लेगी। वो कैंग हानसू से रिक्वेस्ट करती है कि एक बात ध्यान से सुने। कैंग हानसू शांत आवाज में कहता है, मैं कोशिश करूंगा। वो जानता है कि जो जिम्मेदारी उसे दी जा रही है वो कितनी भारी है। जाते वक्त उसे फिर से पुकारा जाता है, कैंग हानसू। ये पल एक आखिरी वादा बन जाता है जो पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तय करेगा। कैंग हानसू कहता है कि बिना वजह किसी को मारना गलत है। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जीने लायक हैं जो जीने के हकदार हैं। वो साफ बोल देता है, जो बेकार है उसे जिंदा छोड़ना गलती है। ये सोच दिखाती है कि वो पहले से कितना क्रूअल और प्रैक्टिकल हो चुका है। यहीं से पता चलता है कि पास्ट में जाकर भी कैंग हानसू कोई नॉर्मल हीरो बनने वाला नहीं है। सब तैयार हो जाते हैं। मैजिक सर्कल और टाइम स्पेस क्रिस्टल पूरी तरह घूमने लगता है। तेज रोशनी फैल जाती है और कैंग हानसू उसके बीच खड़ा होता है। वो बिना डरे आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक टेलीपोर्ट नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। और इसी पल कैंग हानसू अपनी रीइन्वेनेशन की तरफ बढ़ जाता है। मैजिक सर्कल पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। तेज रोशनी और बिजली कैंग हानसू को घेर लेती हैं। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो पूछता है, हम कहाँ आ गए? और तब एक आवाज कहती है, वेलकम मेरे बच्चे। रोशनी खत्म होते ही लोग घबरा जाते हैं। सब पूछते हैं, ये जगह क्या है? कैंग हानसू चुपचाप अपने हाथ को देखता है। वो समझ जाता है कि प्लान काम कर गया है। उसकी आंखों में एक नया यकीन होता है। वो मन ही मन कहता है, इस जिंदगी में मैं फेल नहीं होऊंगा। और यहीं से रीइंकार्नेटर की असली कहानी शुरू होती है। लोग होश में आते ही घबरा जाते हैं। सब एक ही सवाल पूछते हैं, ये जगह क्या है? कुछ लोग वापस जाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कैंग हानसू शांत रहता है। वो समझ चुका होता है कि ये वही पास्ट है जहां उसे आना था। और वो कहता है, जिस साल मैं पैदा हुआ था वही साल सब कुछ बदलने वाला है। शुरुआत में सिर्फ कुछ लोग गायब हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये घटना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लापता लोगों की संख्या कंट्रोल से बाहर चली गई। फिर आया साल 2020। इस साल में लोग एक अनजानी शक्ति के कारण अचानक गायब होने लगे। और यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। ये दुनिया अदर वर्ल्ड कहलाती है। ये दूसरी डायमेंशंस को निगल जाती है और अब इसके इम्पैक्ट का बीच का पॉइंट है। जो लोग सबसे पहले यहाँ पहुंचे उन्होंने स्किल सीख ली और बहुत स्ट्रांग बन गए, लेकिन बाद में आने वालों के लिए ये जगह सिर्फ खौफ और मौत थी। यहाँ भयानक मॉन्स्टर्स रहते हैं और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। जो लोग अब इस द्वारा निगले गए सबको इसी अदर वर्ल्ड में लाया गया, और जब इस दुनिया के सारे लोग यहाँ पहुंच जाते हैं तब असली सर्वाइवल शुरू होता है। एक दिन अब इसका दरवाज़ा खुलने वाला होता है। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगी। कैंग हानसू जानता है कि उसके पास स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ 3 साल हैं, लेकिन पास्ट में आते ही उसकी सारी स्किल्स और ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। वो अपना हाथ देखता है और समझ जाता है, अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। लोग हैरान होकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी ऊपर से कुछ गिरता हुआ दिखता है,
जैसे आसमान ही टूट रहा हो। सब घबरा जाते हैं। फिर एक छोटी सी अजीब क्रिएचर सबके सामने आती है। वो कहती है, हेलो, मैं असिस्टेंट फेरी हूँ। और यहीं से लोगों की नॉर्मल जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है। असिस्टेंट फेरी सबको शांत रहने को कहती है। कांग हांसू समझ जाता है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं, असली डेंजर है। फेरी अनाउंस करती है, क्विक प्रोसेसिंग, मतलब अब डिसीजन तुरंत होंगे। वो कहती है कि सब लोगों को अदर वर्ल्ड भेजा जाएगा। यहाँ हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सिर्फ स्ट्रांग लोग ही जिंदा रहेंगे। लोग घबरा जाते हैं, पर फेरी बोलती है, पहले पूरी बात सुन लो। अचानक सीरियस हो जाता है। वो अनाउंस करती है कि यहाँ सबको इन्फिनिट फ्रीडम दी जा रही है। मतलब यहाँ कोई रूल्स या कानून नहीं होंगे। तुम जो चाहो कर सकते हो, और जो करोगे उसी पर तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। अच्छे काम या बुरे काम, दोनों का रिजल्ट मिलेगा। इस दुनिया में तुम जितना लड़ोगे उतना ही स्ट्रांग बनते जाओगे, बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह। फेरी ये सब बताकर कहती है, अब गेम शुरू होता है। असिस्टेंट फेरी कहती है कि वो एक सिंपल डेमो दिखाएगी। अचानक एक आदमी पर अटैक होता है। सब घबरा जाते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता ये हो क्या रहा है। फेरी माफी मांगकर कहती है कि उसे ज्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। फिर वो चिल्लाती है, भागो! और तब सब समझ जाते हैं कि यहाँ जिंदा रहने के लिए भागना और लड़ना ही पड़ेगा। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट फेरी गुस्से में कहती है कि उसे ज्यादा शोर बिल्कुल पसंद नहीं। वो सामने आए मॉन्स्टर को बिना सोचे मार देती है। फिर वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था मुझे शोर पसंद नहीं। डर के मारे सब लोग चुप हो जाते हैं। फेरी हंसी के साथ कहती है कि अब शांति हो गई है और वो प्रोसेस आगे बढ़ाने वाली है। असिस्टेंट फेरी बताती है कि इसे रून कहते हैं। रून अलग अलग टाइप्स के होते हैं और रैंडमली अपीयर होते हैं। इनका रंग अलग होता है, जो इनकी वैल्यू दिखाता है। जो बेटर रून होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। फेरी एक रून दिखाकर कहती है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फिर वो पूछती है, कौन इसे लेना चाहता है? और तब लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ पावर के लिए कंपटीशन शुरू हो चुका है। असिस्टेंट फेरी कांग हांसू के एटीट्यूड से खुश होती है। वो उससे कहती है अपना हाथ आगे बढ़ाने को। जैसे ही रून एक्टिवेट होता है, उसके शरीर में नई ताकत दौड़ जाती है। फेरी बताती है कि ये सिर्फ नॉर्मल रून नहीं, बल्कि एक स्पेशल टाइप का रून है। ऐसे रून्स साइंस से एक्सप्लेन नहीं होते, ये बिल्कुल अलग होते हैं। फेरी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो और भी चीज़ें दिखाएगी, और कांग हांसू समझ जाता है कि ये गेम उसके सोच से भी ज़्यादा गहरा है। असिस्टेंट फेरी थोड़ी देर रुककर सबको ध्यान से सुनने को कहती है। वो बताती है कि चाहे रून या एबिलिटी किसी भी टाइप की हो, वो हमेशा बेकार नहीं होती। स्ट्रांग बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा रून्स इकट्ठा करना। फेरी सीधा कह देती है, अगर जिंदा रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तभी भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को हटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब साफ हो जाता है कि यहाँ सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। लोग एक रून के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। फेरी सिचुएशन देखकर कहती है कि वो रून वापस ले रही है। फिर वो बताती है कि अब सब अपने रून्स और स्टैट्स देख सकते हैं। लोग पहली बार अपनी ताकत स्क्रीन पर देखते हैं। कांग हांसू शांत रहकर अपनी स्टैट्स चेक करता है। फेरी एक और रूल बताती है, रून्स कहीं भी मिल सकते हैं, बस किसी जिंदा चीज को मारना होगा। और यहीं से असली सर्वाइवल गेम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। फेरी बताती है कि तुम जो भी शिकार करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। शुरुआत थोड़ी अनफेयर लगेगी, लेकिन ये जगह पहले से ही ऐसी है। फेरी लोगों को कहती है कि पास्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। वो वॉर्न करती है, अपनी मेंटालिटी मत खो देना। फिर फेरी जाते हुए कहती है कि अब ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है, और लोग घबराकर चिल्लाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं, असली सर्वाइवल है। अचानक अदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स पूरी भीड़ पर टूट पड़ते हैं। तेज हमला होता है, लोग हवा में उछल जाते हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। ये पहला असली अटैक है जहां कोई वार्निंग नहीं मिलती। ये चैप्टर 2 ट्यूटोरियल की शुरुआत है। लोग अब समझ जाते हैं कि जो चल रहा है वो सिर्फ गेम नहीं, असली ट्यूटोरियल है। तभी पीछे से खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। कोई चिल्लाता है, पीछे से कुछ आ रहा है, और अगले ही पल मॉन्स्टर्स भीड़ पर सीधा हमला कर देते हैं। अब भागना या लड़ना चॉइस नहीं, मजबूरी बन चुकी है। मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है।
तब कांग हांसू सबको शांत रहने को कहता है। वो बोलता है, पैनिक मत करो, धीरे धीरे पीछे हटो। लोग उसकी बात मानकर थोड़ा कंट्रोल में आते हैं, लेकिन कांग हांसू जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अब आने वाला है। दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रास्ता बंद मिलता है। कोई चिल्लाता है, रुको, कुछ गलत है। सब ट्राई करते हैं, पर बैरियर बिल्कुल टूट ही नहीं रहा। पैनिक बढ़ जाता है और तब पता चलता है दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अब साफ है, यहां से निकलने का कोई इजी तरीका नहीं है। मॉन्स्टर्स भीड़ पर टूट पड़ते हैं। लोग डर के मारे चिल्लाते हैं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तब एक लड़का बैरियर के पास पहुंच जाता है। सब हैरान हो जाते हैं, तुम वहां कैसे गए? वो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता, बस निकल गया। ये देखकर दूसरे भी ट्राई करते हैं। अब समझ आता है बैरियर में एक रास्ता है, पर सिर्फ कुछ लोग ही उसे देख पा रहे हैं। बैरियर के पास सिर्फ कुछ लोग ही निकल पा रहे हैं। जैसे जैसे लोग बाहर जाते हैं, नंबर कम होता जा रहा है। भीड़ में धक्का मुक्की और चीख पुकार मच जाती है। कांग हांसू ये सब देखकर ठंडे दिमाग से कहता है, कितना बेकार और कमजोर। वो याद करता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, लगभग 40% लोग इसी जगह मर गए थे, और अब भी हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर रही है। जो लोग वॉल पार नहीं कर पाए, सिर्फ वही जिंदा रहे। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं। कांग हांसू सोचता है, पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा रून्स इकट्ठा करने होंगे। तभी मॉन्स्टर्स फिर से पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन हर कोई किसी को बचा नहीं सकता। और कांग हांसू बिना रुके अपना अगला कदम बढ़ा देता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ दया नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। कांग हांसू बिना डरे मॉन्स्टर पर सीधा हमला करता है। मॉन्स्टर भी पूरी ताकत से काउंटर अटैक करता है। दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। एक सही मौका देखकर कांग हांसू मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये उसका फर्स्ट रियल किल है, और यहीं से सब समझ जाते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है। कांग हांसू अकेला खड़ा अपनी सिचुएशन समझता है। वो कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, लेकिन वो खुद को थोड़ा लकी मानता है। उसकी स्टैट्स अपडेट होती हैं, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और एचपी बढ़ते हैं। यहाँ डेक्सटेरिटी सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव करती है। इसका मतलब ये है कि वो अटैक्स को पहले से ज़्यादा जल्दी देख और रिएक्ट कर सकता है, और ये एडवांटेज सर्वाइवल में बहुत काम आने वाला है। कांग हांसू अपनी तेज़ी और रिएक्शन स्पीड का सही यूज़ करता है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, वो बिल्कुल सही टाइमिंग पर उससे डॉज कर जाता है। फिर हवा में जंप करके ऊपर से सीधा लीथल स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और वो वहीं गिर जाता है। ये सीन दिखाता है कि कांग हांसू सिर्फ ताकत से नहीं, स्किल, टाइमिंग और एक्सपीरियंस से लड़ता है। कांग हांसू समझ चुका है कि यहाँ जो दिखता है वही सच नहीं होता। वो अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है और बिना घबराए परफेक्ट एंगल से अटैक करता है। तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक से मॉन्स्टर के अटैक्स एक एक करके फेल हो जाते हैं। हर मूव के साथ वो और ज्यादा काम होता जाता है। आखिरी हिट में मॉन्स्टर गिर जाता है। ये सीन दिखाता है कि कांग हांसू सिर्फ ताकत नहीं, एक्सपीरियंस और कंट्रोल से जीत रहा है। लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला ही मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। सब सोचते हैं कि बिना टीम के जिंदा रहना मुमकिन नहीं, लेकिन कांग हांसू बिना पैनिक किए एक एक मॉन्स्टर को सिस्टमैटिकली खत्म करता है। वो जानता है कि शुरुआत में जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए वो आराम से सही टाइमिंग का वेट करके हर मूव करता है। ये सीन दिखाता है कि कांग हांसू एक्सपीरियंस के दम पर सबसे अलग लेवल का है। कांग हांसू मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए ज्यादा आगे बढ़ जाता है, लेकिन फेरी बताती है कि ट्यूटोरियल में लिमिट क्रॉस करना अलाउड नहीं है। जो लोग अपनी जगह छोड़कर ज्यादा आगे जाते हैं, उनके लिए अलग पनिशमेंट होती है। इसलिए सिस्टम अनाउंस करता है कि कुछ टाइम के लिए ट्यूटोरियल एरिया में प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब अभी फाइनल फाइट नहीं होगी, क्योंकि असली डेंजर सेकेंड और थर्ड ईयर में आने वाला है। कांग हांसू अपने हाथ में एक नया रून महसूस करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि ज्यादा स्ट्रांग बनने का मौका है। वो शांत रहकर अपनी पावर को कंट्रोल करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने चाइल्डहुड से पहले का ग्रोथ बोनस अचीव कर लिया है।
आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये अनबिलीवेबल है। लोग शॉक में हैं क्योंकि कैंग हैंसू ने अकेला ही इतने मॉन्स्टर्स को मार दिया। जमीन पर लाशें पड़ी हैं, हर तरफ खून और बर्बादी है। कैंग हैंसू चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखती है। वो मन ही मन कहता है, ये मॉन्स्टर्स। ये सीन दिखाता है कि वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि इस दुनिया की क्रूअल रियलिटी को समझ चुका है।